हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम जो शुरू करने वाले हैं वो है कक्षा 10 की गोधूली भाग 2। ठीक है, ये गोधूली भाग 2 है, कक्षा 10 की पुस्तक है गोधूली भाग 2। ठीक है, भाग 2। इससे पहले हम लोग कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़े हैं। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक हम लोग MCQs भी कर लिए हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, उन सभी कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कक्षा 6 से 12 तक के किताब में दिए गए हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 के जितने भी कवि थे लगभग के कितने कवि थे, लगभग 23 कवि थे। 23 कवि, उन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 कवियों के बारे में पढ़ेंगे। यह है कक्षा 10 गोधूली भाग 2। ठीक है, कक्षा 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पूर्वधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। जब सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सारी रचनाएं जो है अंग्रेजी में है। ठीक है, आज मैं उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। और ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि बाबा साहेब द्वारा जो रचित रचनाएं हैं किस नाम से है, तो संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जातिपात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा की विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों एवं पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म होता है 18 फरवरी 1916 पटना में और पटना के बदरघाट में हुआ था।
वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो इनका पिता का नाम क्या है? रामावतार शर्मा था। ठीक है। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। ये रचनाएं कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। दृष्टिकोण आलोचनात्मक ग्रंथ। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन पूछा जाता है किस कवि की है, तो साहित्य का इतिहास दर्शन इनका ग्रंथ है नलिन बिलोचन शर्मा का। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का। मानदंड हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ है। और विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी संग्रह है। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। ठीक है। नकेनवाद में 3 कवि हैं, तीनों बिहार के थे। वो कौन कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा और जो दूसरे हैं वह है नकेन, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है। इन तीनों के पहले नाम के अक्षर से, तीनों के जो नाम हैं तीनों लोगों के, उनका जो पहला अक्षर है उसी से नकेनवाद या नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। आगे है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्राय परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। यह कहानी सामाजिक भेद भाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। अब पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये महत्वपूर्ण आलोचक भी रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं और लालित्य निबंधकार। ठीक है। लालित्य निबंधकार की बात आती है तो लालित्य निबंधकार में सबसे पहले नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में और किसका जन्म हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। में आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता और व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संचार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है।
इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवणनीर संयोग से विकसित हुई है। आगे उनकी रचनाएं हैं, आइए देखते हैं। उनकी रचनाएं हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह हैं ये सारे। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनंददास का पोथा, ये चारों उपन्यास हैं। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वानियाँ, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली थी इनको। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। आगे है उनके बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। एक और नाखूनों का वर्णन मनुष्य की आदिम पार्श्विक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजन शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। और यहाँ बात हो रही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध हजारी प्रसाद का निबंध है, कैसे लिख रहे हैं। हजारी प्रसाद का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये निबंध नेट के सिलेबस में भी दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी बात पर ये इसी रचना के बारे में यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकांत। अमरकांत के बारे में हम पढ़ेंगे। अमरकांत हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये अमरकांत भी बलिया के थे। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा की और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। तो दैनिक पत्र सैनिक जो था, सैनिक पत्र उसके संपादक थे ये। ठीक है, आगे है कि आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं ये। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका जो कि इलाहाबाद से और दैनिक भारत इलाहाबाद से, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। यानी ये जो चारों पत्रिकाएं दिख रही हैं ये सारे इलाहाबाद से प्रकाशित होते थे। इन पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उनके कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आगे है कि आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जिजीविषा के बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं, वो कौन कौन है आइए देखते हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, पत्र, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास हैं।
उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है, एक नेपाली गवई गोरखे की। ठीक है, ये चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और हम पढ़े हैं, क्योंकि इनके घर में नौकर नहीं रहता है, बाकी सबके घर में नौकर रहता है और वो एक नौकर को लेके आते हैं। वो नौकर एकदम अपने बेटे की तरह से रहता है, लेकिन बाद में वह मार के डर से भाग जाता है। परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रामविलास शर्मा के बारे में। रामविलास शर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं। ये रामविलास शर्मा हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे के.एम. हिंदी संस्थान के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे और उनका निधन होता है 30 मई सन 2000 ईस्वी को दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं कि हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पर, ये रचनाएं याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना पर पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी, विराम चिन्ह और बड़े भाई आदि। आगे देखते हैं, पाठ के रूप में यहाँ रामविलास शर्मा जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। ये परंपरा का जो मूल्यांकन है यही पाठ में दिया गया है। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। तो हम लोगों ने 4 कवियों के बारे में पढ़ लिया और यहीं पर हम इस क्लास को एंड करते हैं और अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। 5 कवियों के बारे में पढ़ा है आज। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 5 कवियों के बारे में और वो कवि कौन कौन है। अशोक वाजपेयी और विनोद कुमार शुक्ल। तीसरे जो कवि हैं वो हैं गुरु नानक
गुरु नानक और घना रसखान के बारे में पढ़ेंगे, रसखान के बारे में और घनानंद के बारे में। घनानंद रीतिकालीन कवि हैं। गुरु नानक रसखान भारतेंदु भक्ति काल में आएंगे और ये तो आधुनिक कालीन यानी समकालीन रचनाकार हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये रिवीजन क्लास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।